नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन। प्लैनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 6 का चैप्टर 1 हम आज से क्लास 6 शुरू करने वाले हैं। हिस्ट्री पढ़ेंगे और पहला चैप्टर है क्लास 6 हिस्ट्री का व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। तो एनसीईआरटी का चैप्टर है, उसी में के थ्रू हम नोट्स की तरीके से पढ़ेंगे। नोट्स को मैंने जो मेन चीज़ें उनको ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है। सो इफ़ यू वांट टू नोट डाउन द नोट्स यू कैन नोट डाउन दीज ग्रीन हाईलाइट्स। रशीदा क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक बच्ची है इसमें प्यारी सी, इसका नाम है रशीदा। पूछती है ये रशीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर सडनली हर आईज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन 100 years ago। अखबार पढ़ती है और उस पे देखती है एक लाइन की 100 साल पहले। तो वो सोचते हैं कि 100 साल पहले जो चीज़ें हैं वो क्या थी। तो अगर हम बात करें कल या परसों की खबर है या और थोड़े से दिन पहले की खबर है, तो हमें कहाँ से पता चलती है? रेडियो से पता चल जाती है, टीवी से या न्यूज़पेपर से हमें वहाँ पर खबरें मिल जाती हैं उसके बारे में। पिछले साल की बात है तो पिछले साल के भी कुछ किस्से थोड़े बहुत न्यूज़ में आ जाते हैं, बट ज़्यादातर चीज़ें होती हैं कि किसी को याद है या फिर किसी ने नोट डाउन उन चीज़ों को किया हुआ है, उससे पता चलता है। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। लेकिन बहुत ही ज़्यादा समय पहले की बात है, 100 200 300 साल पहले या फिर 1000 2000 साल पहले, बहुत ज़्यादा समय पहले की बात है। तो वो चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं कि इतने समय पहले क्या था इतिहास में? क्योंकि मानव जाति जो है वो अभी तो पैदा हुई नहीं है, वो कई हजार सालों से है। तो पहले के इंसान क्या खाते थे, क्या पीते थे और कैसे रहते थे, जैसे हमने छोटी छोटी मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि आइस एज थी पहले। तो आइस एज थी तो वो इंफॉर्मेशन हमें कैसे पता चली कि लोग आइस एज में रहते थे। There were several things we can find out what people ate। अब बहुत सारी चीज़ें पहले के लोगों के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। क्या वो खाते थे, क्या वो क्लॉथ्स पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे। और पहले के जो लोग थे बहुत पुराने एंशियंट टाइम्स में, लाइक अबाउट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, वो थे हंटर्स जो शिकार करते हैं, हर्डर्स मतलब जो चरावाहे होते हैं, किसान हैं, या फिर बहुत पुराने राजा महाराजा, मर्चेंट्स जो साइंटिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं, क्राफ्ट्स पर्सन हैं, पंडित हैं, आर्टिस्ट हैं। वो सब पहले कैसे होते थे? क्योंकि अभी के समय का तो हमें पता है कि अभी के जो आर्टिस्ट हैं वो क्या कौन है और किस तरीके की वो आर्ट बनाते हैं। लेकिन पहले के जो आर्टिस्ट थे या जो किसान थे उनका जीवन कैसा था, राजा महाराजा का जीवन कैसा था। जैसे अभी जो है वो सरकार है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, तो पहले राजशाही तंत्र होता था, उन सब चीज़ों के बारे में। और उससे भी ज़्यादा कि जो बच्चे हैं वो क्या गेम खेलते थे, कैसे गाने गाते थे, कैसी लोरी सुनते थे या फिर कहानियाँ सुनते थे, वो सब चीज़ें भी हमें बहुत सारी पता चलती हैं। तो ये कैसे पता चलती है? क्या किसी ने लिख कर छोड़ा हुआ है या फिर किसी ने बहुत पहले कहीं पर इंफॉर्मेशन इसकी शेयर करते करते आगे आई है? वेयर डिड पीपल लिव, लोग रहते कहाँ थे, कैसी जगह पर रहते थे? नर्मदा रिवर। अब इसमें जो पहला मैप दिया गया है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। नर्मदा रिवर यहाँ पर होती है, एमपी और गुजरात में निकलती है। ये है नर्मदा रिवर, सेंट्रल इंडिया में होती है। अब इंडस रिवर है यहाँ पर सिंधु के पास, राजस्थान से और ऊपर। सुलेमान और करतार हिल्स हैं, आज के पाकिस्तान में हैं। गारो हिल्स आसाम की में आ जाती हैं। और ये गंगा नदी आपको पता ही है, गंगा और यमुना दिल्ली हरियाणा यूपी यहाँ से होती हुई इधर निकलती है। ठीक है, तो इस मैप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसमें है। नर्मदा कहाँ पर है? विंध्या जो पर्वत हैं उनके नीचे नर्मदा नदी है यहाँ पर। तो इसके बारे में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि नर्मदा नदी के पास क्या थे? पीपल हैव लिव्ड अलोंग बैंक्स ऑफ दिस रिवर। इस नदी के किनारे बहुत पुराने समय से लोग रहते आ रहे हैं। यहाँ पर जो लोग रहते थे वो स्किल्ड गैदरर्स थे। वो लोग थे जो खाना इकट्ठा करते थे। अब हंटर और गैदरर्स का मतलब क्या है? हंटर्स मतलब जो हंट करते थे, शिकार करते थे, उस पर उनका जीवन चलता था। और गैदरर्स मतलब जो भोजन खेती बाड़ी नहीं करते थे बल्कि भोजन को इकट्ठा करते थे।
कहाँ से इकट्ठा करते थे? जंगलों से, पेड़ों से, जो भी उनको खाने की चीजें मिलती हैं वो स्टोर करते थे फूड को, इसीलिए उनको गैदरर्स कहा गया था। तो स्किल्ड गैदरर्स का मतलब हो जाता है कि वो उस चीज में अच्छे हो गए थे, उन्हें ये चीज पता चल गई थी गैदरर्स को कि उन्हें कहाँ कौन सा भोजन मिलेगा और कौन सा भोजन है जो उन्हें खाना चाहिए और कौन सा भोजन है जो कितने समय तक उनको इकट्ठा करके उसको रखा जा सकता है। जैसे कि अनाज है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो काफ़ी महीनों तक रखी रह सकती है, सड़ती नहीं है, या फिर कुछ चीज़ें होती है जो कल तक ही सड़ जाती है, फ्रूट्स वगैरह कोई भी चीज़ है। तो वो चीज़ों को जान चुके थे, इसलिए अब है, उन्होंने शिकार करते थे, ये लोग जानवरों का शिकार करते थे। अब आता है सुलेमान और करतार हिल्स। नर्मदा नदी के पास हमें पता चला कि वहाँ पर हंटर और गैदरर्स के सबूत मिलते हैं वहाँ पर रहने के। अब आता है सुलेमान और करतार हिल्स। ये है सुलेमान और करतार हिल्स, यहाँ पर आती हैं। ये पाकिस्तान में होता है, नॉर्थ वेस्ट, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट साइड पे। अब यहाँ पर क्या है, सम ऑफ द एरियाज वेयर women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago. अभी इंसान खेती करता है तो कभी तो उसने खेती करना सीखा ही होगा, तो 8 से 8,000 साल पहले का ऐसा सबूत मिला है जहाँ पर के लोगों ने शुरू में खेती करना, व्हीट और बार्ले उगाना सीखा था। कहाँ पर? सुलेमान और करतार हिल्स में। कितने समय पहले? आज से 8,000 साल पहले। People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. उसके बाद लोगों ने गांव में रहना शुरू किया जहां पर उन्होंने शीप, गोट और कैटल इन सबको पालना शुरू किया। लोकेट द गारो हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट। अब ये है नॉर्थ ईस्ट में, असम के नीचे यहाँ पर गारो हिल्स आती हैं। एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। विंध्या वही आ जाता है नर्मदा नदी के ऊपर, विंध्या रेंज पर्वत श्रृंखला। These were some of the other areas where एग्रीकल्चर डेवलप। अब कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट में भी है, बिल्कुल इस तरफ भी है, और सेंट्रल इंडिया में भी। ये ऐसी जगह है जहाँ पर एग्रीकल्चर सबसे पहले डेवलप हुई थी, आज से 8,000 साल पहले यानी कि। तो इसके वहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं। द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। सबसे पहले चावल की खेती कहाँ की गई थी? विंध्यास, सेंट्रल इंडिया में। Trace the river Indus and its tributaries. अब इंडस रिवर कहाँ पर आती है? बिल्कुल की नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। यहाँ पर है इंडस रिवर और इसकी ये रावी, चेनम, चेनाब, सतलुज, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं जो इंडस से साथ में निकलती हैं, इंडस में से अलग होके या फिर इंडस में मिलती हैं आकर, ठीक है। Trace the river Indus and its tributaries, smaller rivers that flow into a larger river. Tributaries किसको बोलते हैं? अगर कोई बड़ी नदी है उसमें छोटी नदियां आकर मिल जाती हैं तो उन छोटी नदियों को ट्राइब्यूटरीज कहा जाता है। किसकी ट्राइब्यूटरीज? उस बड़ी नदी की। तो बड़ी नदी कौन सी है? इंडस है, और उसकी ट्राइब्यूटरीज कौन सी है? झेलम, चेनाब, सतलुज, रावी, ये सब उसकी ट्राइब्यूटरीज है। अबाउट 4700 ईयर्स अगो, लगभग 4,500 साल पहले, सम ऑफ द अर्लिएस्ट सिटीज फ्लोरिश ऑन द बैंक्स ऑफ दीज रिवर्स। अब पहले के लोग सबसे पहले क्या थे? वो हंटर गैदरर्स थे। खाना कैसे खाते थे? शिकार करके खाते थे या फिर कहीं से इकट्ठा करके रख लेते थे। फेलो पड़ो क्या बोल रही हूँ, पेड़ों से फल वगैरह इकट्ठा करके रख लेते थे। उसके बाद क्या है, फिर उन्होंने धीरे धीरे खेती करना भी सीख लिया, फसल उगाना खुद से सीख लिया। फिर उन्होंने डोमेस्टिकेशन सीखा। डोमेस्टिकेशन के बाद अब वो खेती कर रहे हैं तो उनको क्या है, अब कहीं पर बसना पड़ेगा, क्योंकि खेती ऐसे तो है नहीं आज अनाज बो के चले गए और निकल लिए शिकार करने और फिर एक साल बाद आकर अपने आप ही फसल उनको मिलेगी। तो क्या उसकी रखवाली के लिए वही रुकना पड़ेगा। उसके लिए क्या हुआ, वो सेटल डाउन होना शुरू हुए, पहले गांव और गांव से शहर। तो सबसे पहले शहर तरीके से सबसे अर्लीस्ट सिटीज कहाँ थी? इंडस रिवर के आसपास। कितने साल पहले? लगभग 4700 ईयर्स अगो, ठीक है। इन नदियों के आसपास फ्लोरिश हुई थी। कौन सी? इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास। ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज अलोंग द सी कोस्ट। अब 2500 साल पहले क्या हुआ था? सबसे पहले वो शहर बसे थे, यानी कि ये जो इंडस के पास थे 4700 ईयर्स, ये ऐसे शहर थे जो राजा वगैरह के उससे नहीं चलते थे, मतलब राजा महाराजा नहीं। तो जो राजा रजवाड़े करके जनपद जो आए थे, मतलब
राज्य जो पहले बसे थे वो कहाँ बसे थे, वो थे गंगा नदी के किनारे और उसके आसपास। गंगा नदी हमें पता है यहाँ पर आती है, इधर यहाँ पर जिन्हें हम महाजनपद भी कहते हैं कि 16 महाजनपद का उदय कौन सी धरती पर सबसे है, उसका जो मेन सेंटर था वो गंगा और इसके आसपास का एरिया था। ठीक है, अब हम कहाँ तक पहुंच गए, पहले थे हंटर गैदरर्स, उसके बाद आए फिर उन्होंने खेती बाड़ी करना सीखा, उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर वो सेटल डाउन हो गए। वो सेटल्ड जो थे उनको शहर तरीके से बसना शुरू कर दिया, जो छोटे छोटे सेटलमेंट्स थे गांव तरीके से छोटे छोटे कस्बे, उनको फिर वो सिटीज के तरीके तरीके से आया। वो सिटीज थी 4700 अगो, और फिर वो सिटीज बड़े राज्य के रूप में बनकर कब कब तक आई, वो 2500 2500 साल तक पहले तक। Locate the Ganga and its tributary called the Son. In ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magad, now lying in the state of Bihar. यही गंगा नदी के किनारे बिहार में एक राज्य पड़ता था, मगध। मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था। जो राजा और रजवाड़े हम कहानियों में देखते हैं वो कब थे, 2500 को कहाँ थे, गंगा नदी के आसपास। और उनसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था वो था मगध, जो आज के बिहार में होता है। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम। बहुत ही बड़ा राज्य। मगध एक छोटे से राज्य से लेके महाराज वहां पर बैठे और बहुत बड़ा राज्य बना था मगध। किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, और इसी तरीके से अलग अलग जगह पर भी किंगडम, बड़े बड़े किंगडम सेटअप हुए थे 2500 के बाद, 2000 लगभग 2500 साल के बाद। Throughout, people traveled from one part of the subcontinent to another. The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers, and sea, made journeys dangerous at times, but never impossible. So, men and women moved in search of livelihood. अब आती है बात कि आज हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमारे अपने रीज़न होते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के। कोई नानी के घर जा रहा है, कोई दादी के घर जा रहा है, कोई वेकेशन मनाने जा रहा है, कोई विद इन इंडिया के अंदर ही इधर उधर वेकेशन मनाने जाते हैं, तो कोई बाहर भी जाते हैं, कोई बाहर सेटल होने के लिए जाते हैं, कोई जॉब करने के लिए जा रहे हैं, कोई बाहर जा रहा है तो ट्रेड वगैरह के लिए जा रहा है, अपना सामान बेचने खरीदने, सब अलग अलग रीजंस हैं आज। तो पहले जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल तो जरूर करते होंगे, ऑब्वियस है। तो उनके ट्रेवल करने के क्या कारण थे और उनके ट्रेवल करने के मीडियम क्या थे। मेन एंड वुमेन बहुत पुराने समय में, मतलब जब वो हंटर गैदरर्स थे इंसान, तब उनके ट्रेवल करने का, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का कारण था लाइवलीहुड। उन्हें कहाँ से खाना मिलेगा, कहाँ उन्हें पानी मिलेगा। एक जगह नदी है तो दूसरी जगह कभी वो नदी सूख जाती है, फिर उन्हें दूसरी जगह मूव करना पड़ता है। समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज कंपेयरिंग अदर लैंड्स बिसाइड्स मर्चेंट्स। और उसके बाद आया समय तब जो आर्मीज एक जगह से दूसरी जगह मार्च करती थी, एक राज्य से दूसरी राज्य के साथ युद्ध करने या नई सीमाओं को विस्तार करने के लिए अलग अलग जगह पर घूमते थे। बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रेवल्ड विद कैरावान्स। अब जो मर्चेंट्स थे वो अपने किले, अपने कैरावान के साथ, अपने लोगों के साथ मूव करते थे एक से दूसरी जगह अपना सामान बेचने के लिए या फिर दूसरा सामान खरीद कर लाने के लिए। मर्चेंट्स अपने राज्य में भी और शिप से भी ट्रेवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे कंट्रीज में भी। एंड रिलीजियस टीचर्स, फिर दूसरे होते हैं जो रिलीजियस टीचर्स, साधु संत, जो अपने ज्ञान को बाकी जगह पर फैलाने के लिए भी एक गांव से दूसरे गांव या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर एक देश से दूसरे देश में भी जाते थे। Finally, some people perhaps travel driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. फिर और पुराना समय और बाद का समय आया तो लोगों को नई नई, जैसे अभी हम घूमने जाते हैं, दूसरे देश जाते हैं घूमने के लिए, तो क्या है वहाँ पर, क्या नया है, या फिर वहाँ पर मजे करने जाते हैं। तो ऐसे भी लोग, नॉट लाइक वेकेशन बट नई जगह उन्हें घूमना है, नई जगह देखनी है, और ऐसे करके लगभग आज से और 1000 2000 साल पहले की बात है, तब फिर लोगों ने नई नई जगह खोजने के लिए एडवेंचर के तरीके से
ट्रेवल करना शुरू किया। ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। और इसी वजह से लोग जब आपस में एक दूसरे के साथ घुलते मिलते हैं, वो किसी भी रीज़न से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो संस्कृतियों का और विचारों का आदान प्रदान भी होता है, आपस में शेयरिंग भी होती है आइडियाज़ की। Facing page. This is a map of South Asia, including the present countries of India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, and Sri Lanka, and the neighboring countries of Afghanistan, Iran, China, Myanmar. South Asia is often called a subcontinent because although it is smaller than a continent, it is very large and is separate from the rest of the Asia by hills and mountains. अब जब भी हमें फ्यूचर में कभी भी ये समझ सुनने को मिलता है कि सब कॉन्टिनेंट में ऐसा होता है, सब कॉन्टिनेंट में ऐसा हुआ था, तो इस सब कॉन्टिनेंट का मतलब आ जाता है ये पूरा का पूरा जग है। साउथ एशिया, एशिया बहुत ही बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसमें से जो हमारी आसपास की जो कंट्रीज हैं, इंडिया के साथ लगी हुई पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये वाला जो एरिया है इसे हम कहते हैं सब कॉन्टिनेंट, फिजिकल मैप ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब ये कॉन्टिनेंट एशिया बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, लेकिन फिर भी इसको अलग से सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बाकी जो एशिया है उससे माउंटेन्स, यहाँ पर आ जाता है हिमालय और यहाँ पर आ जाता है समुद्र, उनसे थोड़ा सा अलग पड़ जाता है। उसकी फिजिकल जो चीज़ें हैं वो भी बाकी एशियन कॉन्टिनेंट से अलग हो जाती हैं, इसलिए और बहुत ही बड़ा है अपने आप में ही इसका जो एरिया, इसके लिए इसको अलग से सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इसकी हिस्ट्री भी बाकी जगह पूरे एशिया से थोड़ी अलग रही है इसके लिए भी। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ अडेज। आज क्यों घूमते हैं लोग, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं और जानते भी हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं। Hills, mountains, and seas from the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. अब बहुत समय भी हुआ था जब यहाँ से hills, mountains, and seas from natural frontier of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted to, तो अभी जो हम देखते हैं इंडिया का जो मैप, उसमें ऊपर बहुत सारी माउंटेन्स हैं, तो उनको क्रॉस करके इंडिया इस तरफ आना बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो जाता था, क्योंकि पहले कोई प्लेन तो था नहीं, सीधा इधर से प्लेन में बैठे और उधर हो लिए। तो वो जो जगह है वहाँ पर क्या होता है, पैदल ही यात्रा करनी होती है या फिर गाड़ियाँ, बैलगाड़ियाँ इस तरीके की होती थी पुराने समय में। तो वो बहुत ही मुश्किल जगह थी पार करना, लेकिन फिर भी जो चाहते थे उन्होंने पार किया भी और आकर इस तरफ सब कॉन्टिनेंट में बस भी गए। These movements of people enriched our cultural traditions. People have shared new ways of carving stone, composing music and even cooking food in several hundreds of years. अब जब 2500 साल पहले की बात हम देखा था कि गंगा नदी के किनारे राज्य बसने शुरू हुए थे, और ये राजा और महाराजा का समय आज से 2500 साल पहले शुरू हुआ था। तो उसी समय इन्हीं मूवमेंट की वजह से जो सब कॉन्टिनेंट से उस तरफ के लोग हैं, जो हम नाम सुनते हैं कि ग्रीक लोग थे, वो इस तरफ आए थे। उन लोगों का यहाँ पर आकर बसना, इंडो ग्रीक लोगों का, पर्शियन लोगों का इस तरफ बसना, उनकी वजह से क्या हुआ, कल्चरल चीज़ें जो है, हमारा कल्चर वो आपस में शेयर हुआ और नई तरीके का म्यूज़िक कंपोज होना, नई तरीके के खाना दूसरी जगह से इधर आना। तो जब एक कल्चर के और दूसरे कल्चर के लोग आपस में मिक्स होते हैं तो उनकी बहुत सारी चीज़ें आपस में शेयर हो जाती हैं और नए तरीके से एक सोसाइटी मोड़ देती है अलग दिशा की तरफ। Names of the land. Two of the words we often use for our country are India and Bharat. अब आज जो हम यूज़ करते हैं अपने देश के लिए शब्द, वो एक है इंडिया और एक है भारत। अब इन्हें भी किसी भी कंट्री का नाम भी किसी ने तो कहीं से तो रखा गया होगा, कभी तो बोला ही गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है भारत की। भारत हम जैसे अपनी ट्रेडिशन में जानते ही हैं कि भारत यहाँ के भरत राजा हैं, उनके नाम पर इस
कॉन्टिनेंट को, सब कॉन्टिनेंट को भारत भारत कहा गया। और इंडिया ये कहाँ से आया? इंडिया, भारत और इंडिया दोनों तो अलग अलग नाम हो जाते हैं बिल्कुल ही। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। अब जिस इंडस रिवर की बात की हमने, वो कहाँ पर है? ऑब्वियसली बिल्कुल ही नॉर्थ वेस्ट में है पाकिस्तान की, और उधर पड़ जाती है बाकी सारी चीजें, पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर में पड़ जाती हैं सारी की सारी। तो वो जो एरिया है वो क्या है, सब कॉन्टिनेंट को अलग करता है बाकी एशियन कॉन्टिनेंट से। तो वहां से समझ लीजिए इस तरफ का जो एरिया है वो इंडस के पार आ जाता है। तो इंडस को संस्कृत में हम सिंधु नदी कहते थे, उस नदी को, इंडस रिवर को सिंधु कहते थे। अब जो ग्रीक लोग आए थे 2500 साल पहले, ग्रीक लोग स प्रोनाउंस नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने स को ह प्रोनाउंस किया, सिंधु को इंदु प्रोनाउंस किया, और उस रिवर को इंडस कहा, और इधर के लोगों को इसी तरीके से नाम किया। फाइंड ईरान एंड ग्रीक इन योर एटलस। अब ग्रीक और ईरान ये ऑब्वियसली उस तरफ पड़ जाते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से और आगे हो जाते हैं, ठीक है। तो वो लोग जब 2500 साल पहले आए थे, उन्होंने ये नाम रखा था। इरानियंस एंड ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 years ago were familiar with the Indus, called it the Hindus और इंडोस। वो स को उन्होंने क्या बना दिया? ह बना दिया। सिंधु को इंदु और हिंदू ऐसे करके वो नाम बदलता चला गया। लैंड टू द ईस्ट ऑफ रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया, और उन्होंने इंडस रिवर के इस तरफ की पूरी लैंड को, इस तरफ के सब कॉन्टिनेंट को इंडिया नाम दे दिया। द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद। अब ऋग्वेद में तो है कि राजा भरत के नाम पे ही यहाँ की जो लैंड है उसको भारत कहा गया था। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड टू अबाउट 3500 years ago. Later it was used for the country. अब ऋग्वेद जो सबसे पहले लिखा हुआ साक्ष्य मिलता है संस्कृत में, वो है जो कहा माना जा साक्ष्य के अनुसार उसे कहा जाता है कि 3500 years ago का है, लेकिन बहुत जगह पर इसे मान लिया जाता है कि 10,000 साल से भी पुराना है। बट बुक्स में जो हम पढ़ते हैं, ऋग्वेदा 3500 years ago लिखा गया था, मतलब इस 2500 साल से पहले। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब हम कह रहे हैं कि भाई पहले 2500 साल पहले गंगा नदी के किनारे राज्य रजवाड़े बसे थे, और लगभग 4000 साल पहले इंडस रिवर के आसपास सबसे पहले शहर बसे हैं, उससे पहले लोग ऐसे रहते थे वैसे रहते थे। ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? जैसे ऋग्वेद 2500 साल पहले लिखा गया है, सबसे पहला टेक्स्ट है मिला हुआ संस्कृत का भी, या फिर इंडिया में जो मिला है टेक्स्ट वो है ऋग्वेद। तो और भी बहुत सारी चीजें मिली होंगी। तो इन चीजों के बारे में पता करना, पास्ट के बारे में सोर्सेज कहाँ से मिलते हैं हमें, उनमें से एक सोर्स होता है मैन्यूस्क्रिप्ट। अ पेज फ्रॉम अ पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट, जिसे पांडुलिपि कहा जाता है, जो हाथ से लिखी जाती थी। जैसे अभी प्रिंटेड होती हैं बुक्स, वैसे पहले तो प्रिंटेड नहीं होती थी, सारी की सारी बुक्स हाथ से ही लिखी जाती थी जितनी भी होती थी, तो उन्हें लिखने में बहुत समय लगता था। तो ये एक पेज है मैन्यूस्क्रिप्ट से, पांडुलिपि से, हाथ से लिखी हुई चीजों से। अब ये आज जैसे कागज है, तो पहले तो कागज नहीं थे, किस पर लिखते थे? The manuscript was written about 1,000 years ago. The palm leaves were cut into pages and tied together to make books. अब जो ताड़ के पेड़ के छाल है उससे मिलती थी, बर्च मार्क मैन्युस्क्रिप्ट, ज्यादातर ये हिमालय में मिलता है ये पेड़, उसकी छाल से के ऊपर छाल को ही ऐसे बिल्कुल पत्ते की तरह सीधा किया जाता और उस पर लिखा जाता था। रिटन बाय हैंड मैन्युस्क्रिप्ट्स, लैटिन वर्ड मनु मीनिंग हैंड, लैटिन में मनु को बोला जाता है हैंड, ठीक है। These were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as the birch, which grows in the Himalayas. Over the years, many manuscripts were eaten away by insects, some were destroyed. अब क्योंकि ये पेड़ की छाल पे लिखे गए हैं, पत्तों पे लिखी जाती थी कई, तो बायोडिग्रेडेबल थी, कभी कीड़े खा जाते हैं या फिर ऐसे ही नष्ट हो जाती है, खराब हो जाते थे, जल गई,
बर्बाद हो गई, कहीं दब गई मिट्टी के नीचे, बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत सारी पांडुलिपियां हैं या मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो आज तक पढ़ी नहीं गई हैं या मिली है, बहुत तो मिली ही नहीं है, और जो मिली है उनमें से बहुत हजारों ऐसी हैं जो अब तक पढ़ी भी नहीं गई है ढंग से, बस रखी हुई है। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स, अब इन्हें रखा कहाँ जाता था, लिख लिए, जैसे अभी की जो बुक्स है वो लाइब्रेरीज में होती हैं, तो पहले की जो लाइब्रेरीज क्या होती थी वो टेम्पल्स या मठ वगैरह मोनास्ट्रीज उसके अंदर रखा जाता था, वहां पर टेम्पल्स में, या फिर और पहले उससे जो बड़े बड़े गुरुकुल थे, यूनिवर्सिटीज थी, वहां पर भी कई लाइब्रेरीज थी, उनमें इनको रखा जाता था। दीज बुक्स डील विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। अब ये जो बुक्स हैं इनमें लिखा क्या है, इसमें रिलीजियस बिलीव्स भी लिखे हैं, प्रैक्टिसेस भी लिखी हैं, राजाओं के बारे उनकी जीवनियाँ लिखी हैं, मेडिसिन और साइंस से रिलेटेड भी हैं, मैथ्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। बिसाइड्स दीज वर एपिक्स पोएम्स एंड प्लेज, इनमें से कई सारे ऐसे हैं जो जैसे आज होते हैं ना नॉवेल्स वगैरह, ऐसे एपिक पोएम और प्लेज ये भी हैं। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, ज़्यादातर सभी संस्कृत में लिखी गई हैं, कुछ हैं जो प्राकृत में, यानी कि जो आम लोगों के बोलचाल की भाषा है, जैसे अभी होती है लोकल जो बोली होती है, वैसे पहले की जो लोकल बोली होती थी उन्हें प्राकृत कहते थे। या फिर तमिल में भी है, तो संस्कृत, प्राकृत और तमिल में पांडुलिपियां मिली है। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। अब इनमें जो लिखा है तो ऑब्वियसली उस समय के जो लोग क्या सोचते हैं, कैसे रहते हैं, जो उन्होंने नाटक लिखे हुए हैं, प्ले लिखे हुए हैं, तो जैसा उनका जीवन है आसपास उसी को देखकर लिखा है, तो उससे उस समय के लोगों के जनजीवन के बारे में और कई चीज़ों के बारे में पता चलता था, जिसमें से कुछ तो होती थी बस कहानियाँ और कुछ होती थी जो सत्य आधारित कहानियाँ जैसी होती हैं उन पर भी लिखी होती थी। तो और इंफॉर्मेशन क्या कहाँ से मिलती है लोगों के, पुराने लोगों के बारे में, वो है इंस्क्रिप्शन से। दीज आर रिटन राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसिस सच एज स्टोन और मेटल। अब और कहाँ पर मिलती है राइटिंग्स, पत्थरों पर, मतलब बड़े बड़े मेटल हैं या फिर पत्थर हैं उन पर खुदाई करके लिखा गया है, उनसे पता चलता है कि वहां पर क्या लिखा हो, किसके बारे में लिखा है, क्या इन्फॉर्मेशन है। ज्यादातर ये कौन लिखते थे, इनको लिखवाते थे राजा महाराजा या फिर जो बड़ी अमीर धनी लोग हैं वो लिखवाते थे इनको। क्यों लिखवाते थे, किंग गॉट द ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड ऑन सो दैट पीपल कुड सी रीड एंड ओबे। अब ज्यादातर जो राजा करते थे इन पर अपने आदेश खुलवा देते थे, और राज्य में अलग अलग जगह इन पत्थरों को रखवा देते थे कि ये राज्य में पालन होना बहुत ही जरूरी है। और कुछ होते थे कि जहाँ पर अपनी अचीवमेंट्स के बारे में लिखवाते थे राजा, मैन एंड वुमेन रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, या राजा ज्यादातर रानियां, तो कुछ उन्होंने कोई निर्माण करवाया है या फिर कोई युद्ध जीता है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो थी वो इस इन इंस्क्रिप्शंस पर मिलती थी, उन पर खुदवा देते थे। फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। ठीक है, एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, ये जो एक इंस्क्रिप्शन है ये लगभग 2000 साल पुरानी है, कंधार में मिली है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में जो कंधार है वहां पर ये इंस्क्रिप्शन मिली है। इस पर अशोक जो महाराज, द ग्रेट अशोका, उन्होंने अपनी इंस्क्रिप्शन खुदवाई हुई है। Scripts consist of letters on science. When we read what is written, speak टू डिफरेंट स्क्रिप्ट्स। अब इस पर जो है वो दो स्क्रिप्ट्स में लिखा हुआ, मतलब दो लिपियों में लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि जो अफगानिस्तान के आसपास रहने वाले लोग थे वो किस भाषा को समझते हैं, उसके कारण दो भाषाएं वहां पर बोली जाती थी, इसलिए दोनों भाषाओं में, दोनों स्क्रिप्ट्स में वहां पर लिखा गया है। जो ऊपर की जो स्क्रिप्ट्स है ये थोड़ी बड़ी बड़ी सी लिख रही हैं, ये है ग्रीक और दूसरी है वो एरामाइक है। ठीक है, अब ये एरामिक जो ईरान के लोग थे वो बोलते थे, और ग्रीक ऑब्वियसली जो ग्रीक से आए लोग थे वो बोलते थे, अलेक्जेंडर के साथ जो आए थे। ठीक है, तो विच वर यूज इन दीज एरियाज, these were many, there were many other things that were made and used in the past. Those who study these objects are called archaeologists. अब और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो इन चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं कि भाई ये जो चीज़ है, ये पत्थर है, इस पर क्या लिखा है, ये कहाँ से मिला है, इनकी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करना और उनसे मतलब निकालना, उनको देखना, ये आर्कियोलॉजिस्ट का काम होता है। अब ये जैसे पत्थर ऐसे ज़मीन से बहुत सारी चीज़ें भी मिलती हैं, मटकी मिलता है, ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, जो चीज़ें टूल्स लोग यूज़ करते थे वो मिलते हैं, तो उनको खुदाई करवाना, उनके बारे में स्टडी करना कि ये जो चीज़ें कितने साल पुरानी हैं, ये किस लिए यूज़ होती थी, कहाँ मिली है, और इसका क्या किन लोगों ने बनाया होगा, उन सब चीज़ों
का पूरा देख रेख करना ये आर्कियोलॉजिस्ट का काम होता है, ठीक है। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन ब्रिक। अब ये आर्कियोलॉजिस्ट और क्या क्या स्टडी करते हैं, क्या क्या चीजें देखते हैं, पुरानी बिल्डिंग्स जो नीचे खुदाई में मिलती है, ईंटें पत्थर ब्रिक, उन सबको देखना, उन पर पेंटिंग्स होती हैं, स्कल्पचर होता है, कोई मूर्ति वगैरह मिलती है तो उनको देखना है कितने साल पुरानी है, किसने बनवाई होगी, क्यों बनवाई होगी, इस मूर्ति के बनवाने का कारण क्या है, क्या ये किसी चीज से जुड़ी हुई है। तो वो सब चीजें आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब एक्सकेवेट करना क्या होता है, जो अर्थ की सरफेस है, पहले की जो चीजें होती थी ऑब्वियसली, जैसे हम अभी देखते हैं कि अ, धरती की जो परत है वो ऊपर 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 उड़ती जाती है और ऊपर की जो चीजें वो नीचे दबती जाती हैं मिट्टी के अंदर। तो उन सरफेसेस की खुदाई करवाना उसको कहते हैं एक्सकेवेट करना। और वहां पर फिर एक्सप्लोर करना मतलब देखना यहाँ पर क्या है। एक्सकेवेशन जब होता है मतलब धरती की खुदाई जब होती है तो वहां से नीचे से बहुत सारी चीजें मिलती है, टूल्स हैं, वेपन्स हैं, पॉट हैं, पैन, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। ये जो चीजें मिलती हैं इनको फिर देखा जाता है कि कितने समय पुरानी है। ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन। अब ये पत्थर के भी हैं, लकड़ी के बोन के भी हैं, बेक्ड क्ले और मेटल के भी हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब कुछ जो चीज़ें जो मेटल से बनी है, स्टोन से बनी है, वो तो क्या है बहुत लंबे समय तक भी सर्वाइव कर जाती है, उतनी जल्दी खराब नहीं होती है। लेकिन जो चीज़ें जल्दी खराब हो जाने वाली होती हैं वो अगर ज़मीन के नीचे दब जाए तो वो नष्ट हो जाती है, बायोडिग्रेडेबल होती है इसके लिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को मिलना, जैसे ये पॉट है ये अब जमीन के अंदर से मिला है तो इनका पता करना। ये जो अ, सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, पहले आजम जो सिक्के गोल होते हैं कैसे बनते हैं, तो पहले के जो ये हैं कॉइन इस तरीके के होते थे। अपार्ट फ्रॉम अ ओल्ड सिटी पॉट्स लाइक दीज वर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो। आज से लगभग 5000 साल पहले ऐसे पॉट यूज होते थे जो आज भी होते हैं। तो हम कितने समय से मटका यूज करते आ रहे हैं, लगभग 5000 साल पहले। एन ओल्ड सिल्वर कॉइन, अब ये है सिल्वर कॉइन, ये कितने समय पुराना है, 2500 साल पहले। आज भी चांदी के सिक्के हैं और आज से 2500 साल पहले भी चांदी के सिक्के यूज होते थे। इन व्हाट वेज इज द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी यूज टुडे। अब ये किस तरीके के हैं, आज से पहले के और पुराने के सिक्के, उनमें डिफरेंस क्या है वो आप देख रहे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। अब बोन्स भी मिलते हैं जमीन के नीचे, किस किस की, बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स और फिश की मिलती है। टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट, क्या खाते थे उनसे ये पता चलता है। Plant remains survive far more rarely. If seeds of grain or piece of wood have been burned, they survived in a shared form. अब कैसे पता चलता है कि आज से अ, इतना साल पहले, 8000 साल पहले यहाँ पर खेती हुई थी और यहाँ पर खेती के साक्ष्य मिलते हैं, कैसे। अब अनाज तो वो तो खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है, वो तो मिलेगा नहीं। तो अगर वो कहीं पर जल जाता है तो उसकी जो राख है या फिर उस उच्चैट फॉर्म में वो कहीं मिलता है, उससे पता चलता है कि यहाँ पर ये अनाज है, ये किस चीज का है, ठीक है। अब वो साइंटिस्ट का काम होता है उन चीजों को पता करना। डू यू थिंक क्लोथ्स इट्स फाउंड, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट में ही होते हैं जो इन चीजों पर सर्वे करते हैं कि ये जो चीज है ये कितने साल पुरानी है और किस चीज की ये राख है या फिर जो भी चीज है वो है क्या, वो साइंटिफिक मेथड के थ्रू पता होता है, ठीक है। हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर टू इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट। अब सोर्स क्या होता है, मतलब कि जो हमने इंफॉर्मेशन दी है उसका सोर्स क्या है। अगर किसी ने आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा है कि भाई 2500 साल पहले यहाँ पर गंगा नदी के किनारे यहाँ पर राजा रजवाड़े बसने शुरू हुए थे, तो उन्होंने ये बातें हवा में नहीं कही हैं, ये उन्होंने किस के आधार पर कहा है, किसी सोर्स के आधार पर कहा है कि हमें, हमारे पास जो ये इन्फॉर्मेशन है इसका सोर्स है हमारे पास, मतलब इसका साक्ष्य है हमारे पास। तो ये जो सोर्स होते हैं ये कहाँ, मैन्युस्क्रिप्ट के फॉर्म में, इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में मिलते हैं उन्हें। सोर्स लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट पास, और इस तरीके के अलग अलग सोर्सेज अभी हमने देखे कैसे होते हैं। वन पास्ट और मैनी। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आवर पास्ट। अब इस बुक का टाइटल जो है वो पास्ट है, जबकि पास्ट जो अतीत, हमारा अतीत नहीं, हमारे अतीत है। हमारे बहुत सारे अतीत हो सकते हैं क्या, प्लूरल, ये प्लूरल फॉर्म में क्यों है। पास्ट वाज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। For example, the lives of herders, farmers different, those of kings and queens. The lives of merchants different from craftspersons even today. अब इसीलिए है कि
जिस भी पर्टिकुलर समय की बात हो रही है वो हमारा अतीत था, लेकिन फिर भी वो हमारा नहीं, वो हमारे अतीत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उस समय पर रहने वाले जो राजा हैं उनकी जीवन शैली अलग है, उस समय पर रहने वाले जो किसान हैं वो अलग तरीके से रह रहे हैं, उस समय पर रहने वाले जो मर्चेंट्स हैं वो अलग तरीके से रह रहे हैं, और उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस भी अलग हो सकती है, उनकी सोशल प्रैक्टिसेस भी अलग हो सकती हैं। तो क्या है, सभी का जो इतिहास है वो अलग अलग है। राजा तो ऐसे रहते थे, ये ऐसे रहते थे, और ये ऐसे रहते थे। तो इन सभी के जो अतीत है वो अलग अलग है, इसीलिए इन सब का अतीत ही मिलाकर बनता है हमारे अतीत, इसलिए इसको प्लूरल फॉर्म में रखा गया है। और आज भी बिल्कुल ऐसा ही है, सबकी लाइफ अलग है, कोई मिडिल क्लास है, कोई हाई क्लास है, कोई लो क्लास है, कोई फाइनेंशियल अपर है, कोई सोशली सबसे ऊपर है, ऐसे डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स। एक ही जगह पर भी अलग अलग तरीके से लोग रहते हैं, और अलग अलग जगह पर भी लोग अलग अलग तरीके से ही रहते हैं। Kings and the battles they fought because they kept records of their victories. Generally, ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers, and अब जो राजा महाराजा जो थे वो तो अपनी जो उन्होंने किया है उसको तो वो लिख कर छोड़ जाते थे, हमने ये स्तंभ बनवाया, हमने ये नहर बनवाई है, उसको इंस्क्रिप्शन कर दिया, पत्थर पर लिखवा दिया, हमने ये रूल बना दिया है, वो लिखवा दिया अपना नाम के साथ, हमने ये राज्य जीता, ये युद्ध लड़ा, उसको भी इतिहास में लिखवा दिया, या फिर उनके जो राजकवि होते थे वो उनकी गाथाएं लिख देते थे। लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, ठीक है, जैसे हंटर्स हैं, गैदरर्स हैं, फार्मर हैं, फिशिंग फॉक है, ये सब तो कहीं नहीं लिखते थे। जैसे आज हमारी आदत है, हम जैसे रहते हैं वैसे ही रह रहे हैं। आज का जो किसान वो अपनी डायरी तो नहीं लिखेगा ना, मैंने आज ये किया और कल ये किया, परसों किया। तो पहले तो बिल्कुल भी नहीं लिखते थे। तो इसीलिए ये जो अतीत है इन लोगों का ज्यादातर अ, नहीं पता है। हाँ, जब पता चलता है, किनसे पता चलता है, जब कोई इतिहासकार पुराने समय में भी जो लिखते थे, प्लेज उन्होंने लिखे हैं, नाटक लिखे हैं, कहानियां लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं, तो वो उन्होंने लोकल लोगों को देखकर लिखी है। तो उनसे पता चल जाता है कि भाई उन्होंने, इस कवि ने देखा कि आम जनता ऐसे रहती है, उसने उस पर किसी एक इंसान पर कहानी लिख दी और वो एक प्ले बन गया। ठीक है। वट डू डेट्स मीन? अब ये जो डेट है, आज से 100 साल पहले, 1000 साल पहले, 5000 साल पहले, ये इन सब का मतलब क्या होता है? इफ somebody ask you the date 2000 means 2000 years after the birth of Christ. All dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letter BC before Christ. जैसे आज का जो साल है वो क्या है, 2023 है, पहले 2022 था, 21, 20, और ऐसे करते करते हम वापस पीछे जाएंगे, 2000, 1900, 1800, 1700, ऐसे कहीं ना कहीं पहुंचकर हम जीरो पर पहुंच जाएंगे। ये जो जीरो समय है जहाँ से हम चले हैं और आगे 2023 तक पहुंचे हैं, तो ये जो समय है यहाँ पर है जब जीसस क्राइस्ट यानी क्रिश्चियनिटी, जो क्रिश्चियंस जिनको मानते हैं जीसस क्राइस्ट, उनका बर्थ हुआ था। वहां से उन्होंने समय को रखा कि हम इससे आगे का समय, 1 साल, उनका बर्थ को 1 साल हो गया तो फर्स्ट से 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, और ऐसे 2023 साल उनके बर्थ को हो चुके हैं, और इसीलिए वो 100 साल को ऐसे काउंट करते हैं। अब ये जो जीरो है, तो जीसस क्राइस्ट ने बर्थ लिया, उससे पहले भी तो इतिहास रहा होगा, उससे पहले क्या है उसको कैसे करेंगे? तो यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे काउंट हो रहा है, इससे आगे और 2023 तक पहुंचा, और इससे बैक कैसे होगा? 1 2 3 4 5, और ऐसे 1000, 2000, 3000, 4000 साल ऐसे पीछे चलता चला जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर है जो हम साल लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं? 2023 AD, एनोडोमिनी, या फिर कॉमन एरा CE। इससे पहले क्या कर रहे हैं? क्राइस्ट के बर्थ से पहले, वो क्या है? बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट से पहले, इससे पहले का जो साल है उसको लिखते हैं 1 BC, 2 BC, 1 साल, 2 साल, 2000 BC, यहाँ से 2000 साल पहले। ठीक है। In this book, we will refer to dates becoming back from the present using 2000 starting point. Letters with dates. अब BC जहाँ पर आता है, ये है ना 1000 BC, मतलब क्राइस्ट के जन्म से 1000 साल पहले, तो 1000 BC, बिफोर क्राइस्ट 1000. You will sometimes find AD before dates. This stands for Latin words Anno Domini. अब Latin का ये टर्म है AD, Anno Domini, मीनिंग, इस Anno Domini लैटिन
का वर्ड है, इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, मतलब क्राइस्ट के जन्म के बाद। So 2012 can be also written as AD 2020, 2012। तो 2012 AD एनो डोमिनी मतलब क्राइस्ट के जन्म के बाद, लॉर्ड ये मतलब लॉर्ड यानी कि क्राइस्ट, ठीक है। इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, इन द ईयर ऑफ द क्राइस्ट के जन्म के बाद हम कहाँ हैं 2012 में AD। Sometimes CE is used instead of AD and BCE instead of BC. The letter CE stands for common era. कॉमन एरा आता है, अभी जो 2023 है उसको बोलेंगे 2023 सीई कॉमन एरा, हम जीरो के बाद की बात कर रहे हैं। और बीसीई बिफोर कॉमन एरा मतलब वही जीरो जो टाइम है जब क्राइस्ट का बर्थ हुआ है उसकी बात हो रहे हैं। कॉमन उससे आगे का जो समय है वो कॉमन एरा है, उससे पहले का बिफोर कॉमन एरा। वी यूज इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इन इंडिया वी बिगिन यूजिंग द फॉर्म ऑफ डेटिंग। और बीपी आ जाता है बिफोर प्रेजेंट। अब हम आज से मान लो जब क्राइस्ट का बर्थ हुआ है वो जीरो है, उससे 100 साल पहले की ही बात है सिर्फ। तो हम 100 BC भी लिख सकते हैं, बिफोर क्राइस्ट के बर्थ से 100 साल पहले, या फिर अभी का जो समय है उसको भी मिक्स कर सकते हैं, मतलब 2023 प्लस 100, तो कितना हो गया 2023 दो एक 23, ये हो गया 2123। तो 2123 मतलब बिफोर प्रेजेंट, आज से 2123 साल पहले, ठीक है, उसको बोल देते हैं बिफोर प्रेजेंट, आज से। तो जब हम कहते हैं कि आज से 8000 साल पहले, वो आज से है, नॉट कि जीरो से है, मतलब क्राइस्ट के बर्थ से नहीं है। जब हम आज से कहते हैं कि आज से 8000 साल पहले खेती शुरू हुई थी, तो वो आज से ही है। उसके क्राइस्ट के बर्थ के जो बाद के जो अभी 2000 साल बीत चुके हैं, 2023 साल बीत चुके हैं, वो भी उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। Elsewhere, we have seen that manuscripts are inscribed on hard surfaces. Many of these were, अब अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो था इंडिया के बारे में। चैप्टर में एंड में कहीं उसी समय पर दूसरी जगह पर पूरी दुनिया में क्या हो रहा था वो भी है। We have seen that manuscripts are inscribed on hard surfaces. Inscriptions क्या होती हैं, जो हार्ड सरफेसेस पर खोद के उन पर कुछ लिखा जाता है, इंस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। Many of these were inscribed several hundreds of years ago. All inscriptions contain both scripts and languages which were used as scripts have changed over time. तो जो भाषाएं हैं वो अलग अलग समय पर अलग अलग रही हैं। कई ऐसी पुरानी भाषाएं हैं जो आज बोली भी नहीं जाती हैं, बहुत समय पहले बोली जाती थी, ठीक है। तो सबसे पहले जब इंसान ने बोलना शुरू किया या लिखना शुरू किया, तो उसने पहले सीधा लिखना भी एक साइंटिफिक प्रोसेस है, उन्होंने बहुत ही समय लगा होगा इन साइंस को कि भाई हमको ए ऐसे लिखना है, बी ऐसे लिखना है, इन चीज़ों को डिसाइड होने में भी बहुत समय लगा होगा। और जैसे अनार ऐसे लिखना है, संस्कृत जो लिखी जाती है वो भी बहुत समय लगेगा उस चीज़ को डिसाइड होने में कि हमें ये भाषा ऐसे लिखनी है, इसका मतलब अ हो जाता है, इसका मतलब ड हो जाता है। तो ये जो साइंस है उससे पहले लोगों ने साइंस बनाने शुरू किए थे, मतलब जैसे फ्लावर बना दिया, वो कहना चाहता है फूल तो वो फ्लावर जैसा कुछ बनाएगा, वो कहना चाहता है भेड़ तो वो भेड़ जैसा कुछ डिजाइन बनाएगा। वो उन्होंने सबसे पहले उन चीज़ों से लिखना शुरू किया, फिर सिंबल्स किया, ठीक है। तो ये जो सिंबल्स थे वो इस तरीके के थे और उनको समझने में बहुत समय लगता था। जैसे पी इसका मतलब है पी, इसका मतलब है ट, इसका मतलब ओ या अ, इसका मतलब ल या एल हो जाता है, इसका मतलब म या एम हो गया, आई आई एस, ठीक है। ये इस तरीके की चीज़ें भी कौन पता करता है कि इसका क्या मतलब है, इनके पीछे बहुत दिमाग खपाना पड़ता है, और उन दिमाग खपाना पड़ता है, उनका नाम है आर्कियोलॉजिस्ट, वो यही करते हैं, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ डिसेफमेंट अबाउट इजिप्ट। अब ये जो बात हो रही थी ये थी इजिप्ट की। इजिप्ट कहाँ है, ऑब्वियसली नॉर्थ अफ्रीका में, आप लोगों को पता होना चाहिए। किंग्स एंड क्वींस अबाउट 5000 ईयर्स अगो, आज से 5000 साल पहले इजिप्ट में राजा और रानी रहा करते थे, उनका शासन था। रोसिटा इज अ टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के बिल्कुल नॉर्दर्न कोस्ट पे रोसेटा है। अब इजिप्ट कहाँ पर है, ये पूरा का पूरा जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, उसमें इधर कोने पर एक इजिप्ट आता है। एंड हेयर एन इंस्क्राइब्ड स्टोन वाज फाउंड व्हिच कंटेन्स इंस्क्रिप्शन इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स। और वहां पर मिलता है एक इंस्क्रिप्शन पत्थर पर खुदा हुआ और उसमें 3 भाषाएं हैं। ग्रीक, एक तो ग्रीक भाषा में लिखा हुआ है,
and two forms of Egyptian और दो Egyptian languages लिखी हुई हैं. Scholars who could read Greek figured out that the names of the kings and queens were enclosed in a little frame called cartouche. They then placed the Greek and Egyptian signs side by side and identified the sounds for which the Egyptian letters stood. As you can see, a lion stood for L and a bird for A. Once they knew what the letters stood for, they could read other inscriptions as well. अब ये एक तरीका है कि कैसे आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला कि क्या लिखा है. उनको इन साइंस के साथ साथ ग्रीक लैंग्वेज भी लिखी हुई मिली और ग्रीक लैंग्वेज ओबियसली वो पढ़ना जानते थे और उनसे कंपेयर करते हुए उनको पता चला कि ये जो इजिप्शियन लैंग्वेज ये दोनों लिखी हुई हैं, भाषाएं लिखी हुई हैं, उनका मतलब क्या है. ये है क्लियोपेट्रा और ये टॉलेमी. ठीक है, क्लियोपेट्रा एक रानी रही है इजिप्ट की, बहुत फेमस. नर्मदा वैली, अब थोड़ा सा रिविजन जैसा ही हो जाता है. नर्मदा वैली हमने देखा था, वहाँ पर सबसे पहले हंटिंग और गैदरिंग शुरू हुई थी. इसके सबूत हमें मिलते हैं. नर्मदा वैली का गुजरात और एमपी में नर्मदा नदी बहती है. मगध, मगध क्या है, सबसे पहला बड़ा किंगडम आज से कितने 2500 साल पहले हुआ था. कहाँ पर, गंगा नदी के आसपास किनारे पर, बिहार में. गारो हिल्स कहाँ आती है, असम के पास आती है और वहाँ पर क्या था, सबसे पहले अर्ली एग्रीकल्चर वहाँ पर शुरू हुआ था. इसके सबूत मिलते हैं. सबसे पहले वहाँ के लोगों ने एग्रीकल्चर शुरू किया था. ठीक है. इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, अब इंडस जो रिवर है और उसकी ट्राइब्यूटरीज है उसके पास सबसे पहले शहर बसे थे. हम आगे पढ़ेंगे. हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो आपने नाम सुना होगा, वो यहीं पर है. ये सबसे पहली फर्स्ट सिटीज है जो इंडस और उसकी ट्राइब्यूटरीज के आसपास ही बसी थी. और गंगा वैली क्या है, ऑब्वियसली गंगा वैली सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स अगो, उसमें से एक मगध थी. ठीक है, ये एक टाइमलाइन है, इसको ध्यान में रखिए. दूसरी टाइमलाइन एक छोटी सी है. द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर 8000 साल पहले. सबसे पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एग्रीकल्चर कितने साल पहले हुई है, 8000 साल पहले, या फिर उसको हम 6000 BC भी कह सकते हैं. द फर्स्ट सिटीज ऑन द इंडस, इंडस रिवर पर जो फर्स्ट सिटीज सबसे पहले शहर बसे थे वो थे 4700 ईयर्स अगो. और गंगा नदी के किनारे सबसे पहले राज्य और रजवाड़े बसने शुरू हुए थे जिनमें से मगध भी एक था. वो कितने साल पहले, 2500 साल पहले. और प्रेजेंट अबाउट 2000 AD. ओके, तो ये हमारा चैप्टर 1 खत्म हो जाता है. कल हम नेक्स्ट करेंगे चैप्टर 2 क्लास 6 का और हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे. उसके बाद से 7th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी करेंगे. इसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में कह सकते हैं. बताइएगा कैसी मेरी वीडियोस लगी हैं और आपको कोई भी चीज़ पूछनी है या फिर मुझे कोई चीज़ ऐड करनी चाहिए, जो मुझे इन्फॉर्मेशन साथ में देनी चाहिए, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही. टाटा बाय. कल मिलते हैं फिर से.